कपालभाति योग में एक विशेष स्थान अपना रखता है क्योंकि योग में प्राणायाम में एक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही असरदार ये है कपालभाति प्राणायाम है। तो आज हम इस कपालभाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार कपालभाति प्राणायाम को किया जाएगा और इसके क्या बेनिफिट हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सुखासन में बैठ जाएंगे। एकदम रिलैक्स होकर के सुखासन में बैठेंगे। अब ये जो कपालभाति है, कपाल का मतलब होता है, जैसे आप जानते होंगे कि एक लोहार जो होते हैं, लोहार के पास में जो भट्ठी होती है, उसको चलाने के लिए एक विशेष प्रकार का उन लोगों का यंत्र होता है कि जिससे वो क्या करते हैं कि उसमें वो लकड़ी का बना होता है। जब उसमें एक रस्सी लगा करके जब खींचते हैं तो वो केवल हवा को फेंकता है बाहर को, अंदर को वो हवा ले रहा है ऐसा आप देखेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन वो जब रस्सी को खींचता है तो फिर हवा केवल बाहर की तरफ जाता है, बाहर को फेंकता है। ठीक इसी प्रकार इस कपालभाति प्राणायाम को करना है कि हमको क्या करना है कि जो अपने अंदर जो प्राण वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं वो तो एहसास नहीं होना चाहिए, केवल जो छोड़ते हैं बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करना है, उस पे उसी को देखना है। तो हम क्या करेंगे कि सांस ले रहे हैं वो एहसास नहीं होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए कि हमने सांस लिया कब, जबकि जब आप सांस लेंगे तभी आप छोड़ पाएंगे। लेकिन जो हमको एक क्रिया करना है उस पर हमको गौर नहीं करना, हमको गौर क्या करना है कि जो हम प्राणवायु को, जो सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, केवल उसको हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठ करके कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और मुंह को बंद करने के बाद में ये जो गला है इसको भी ऊपर तालू और ये जीभ को सटा करके रखेंगे कि बीच में गैप ना हो, क्योंकि जो सांस को छोड़ना है वो झटके के साथ में छोड़ना है और वो भी नाक से निकलना, मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे, इसको मुंह बंद रखेंगे और जीभ को तालू से ऊपर सटा के रखेंगे, तो जब भी सांस को झटके से छोड़ेंगे तो हमारे मुंह की तरफ नहीं आएगा, वो हमारे नाकों के माध्यम से, नाकों की तरफ से हो करके और बाहर आएगा। क्योंकि अगर इसको हम जरा सा भी अगर इसमें चूक के, तो क्या होगा कि अगर ये गले से हो करके और मुंह से अगर सांस निकलने का अगर वो होगा तो फिर गले में हमारे दिक्कत हो सकता है, खराश हो सकती है। तो इसलिए हमको मुंह को एकदम बंद रखना है, जीभ को तालू से सटा के रखना है और नाक के द्वारा हमको सांस को बाहर छोड़ना है। तो सुखासन में बैठ करके और एक दो बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद में इस क्रिया को करेंगे। देखेंगे तो सांस को जब हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो हमारा जो पेट है, पेट को अंदर को खींच करके और फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। ये देखिए, इस प्राणायाम में बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है,
जितना देर आसानी से आप कर सकते हैं, उतना देर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कहीं भी शरीर में खिंचाव, तनाव या दर्द ऐसा महसूस हो रहा है, तो तुरंत इसको रोक देंगे और रोकने के बाद में 2-4 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और पुनः फिर छोड़ेंगे। शुरुआती दौर में इसको धीरे-धीरे ही करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है और जैसे-जैसे अभ्यास होता है, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, तो उसी प्रकार इसको जितना तेज़ आप कर सकते हैं, उतना तेज़ करेंगे। शुरुआती में 3 से 5 मिनट ही इसका अभ्यास करना है। तो जब भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेट में भी थोड़ा खिंचाव, तनाव होगा, दर्द ऐसा मतलब महसूस होगा, तो तुरंत प्राणायाम को रोक देना है और लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस लेने के बाद में फिर उसी प्रकार से करना है। पहले क्या करना है कि पेट को पहले अंदर खींचना है और फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो बाहर ऊपर की तरफ पेट को खींचना है। खींचते हुए मतलब जितने बार हम सांस को छोड़ेंगे उतने बार हम ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः फिर देखेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे। जब भी आपको पेट में दर्द या गले में ऐसा कुछ समस्या एहसास हो, तो तुरंत इसको रोक देना चाहिए। रोकने के बाद में पुनः फिर वही प्रक्रिया, लंबी गहरी साँस लेंगे और लंबी गहरी साँस लेने के बाद में रिलैक्स हो जाएँगे। उसके बाद में इसको फिर पुनः स्टार्ट करेंगे। इसको जितना समय आप दे सकते हैं, उतना इस पे दे सकते हैं। बस शुरुआती में इसको थोड़ा कम समय से स्टार्ट करेंगे और जैसे-जैसे अभ्यास होता जाएगा, बढ़ता जाएगा अभ्यास, इसको और बढ़ाते जाएँगे। और इस प्राणायाम को आप आधे घंटे तक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका अभ्यास बढ़िया से हो गया, तो आप इसको 30 मिनट तक कर सकते हैं। सुबह-शाम दोनों कर सकते हैं। यानी 24 घंटे में आप इसको 1 घंटे तक कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि कभी भी इस प्राणायाम को अगर करते हैं, तो प्राणायाम करने से पहले कम से कम 4 घंटे के पहले आप भोजन किए हों, यानी भोजन करने के 4 घंटे बाद या कुछ भी खाए-पिए हैं, तो उसके कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही करें, क्योंकि आपका पेट इसमें खाली हो। और यह प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि ये सभी प्राणायामों में एक विशेष प्राणायाम है। जिस प्रकार व्यायामों में सूर्य नमस्कार है, उसी प्रकार सभी प्राणायामों में कपालभाति है। यह एक अकेला कपालभाति करने से आपके बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको आप इस प्राणायाम को करके और ठीक कर सकते हैं और निदान पा सकते हैं। विशेष करके ये पेट की चर्बी के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। जिसको भी चर्बी शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। दूसरा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत ही असरदार है। जिसको पाचन संबंधित कोई भी समस्या है, कब्ज की समस्या है, कब्ज हमेशा बनी रहती है, गैस की समस्या है, क्योंकि गैस की जो समस्या है वो कब्ज के कारण ही होता है। जब आपका पाचन जो क्रिया है अगर वो सही से काम नहीं करेगा, तो आपको कब्ज होगा।
और जब आपको कब्ज रहेगा तो कब्ज से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जिसको गैस भी हो सकता है, कब्ज अगर है तो उसे पाइल्स भी हो जाएगा, कब्ज अगर है तो उसे अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, अस्थमा सांस से संबंधित है, बीपी की जो समस्या है, ये सब सारी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं आपके कब्ज की वजह से। तो इस प्राणायाम को करने से आपको कब्ज में काफी फायदा होगा, यानी आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, जिससे कब्ज आपके पेट से खत्म होगा। दूसरा चीज, आपको शुगर, अगर शुगर है, आपको डायबिटीज है, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जो शुगर है, शुगर का जो लेवल है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए शुगर में भी बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम देने वाला है। दूसरा भी बताया कि जो श्वास से संबंधित यानी अस्थमा आपको है, तो अगर सांस की अगर समस्या है तो इस प्राणायाम को करने से आपको फायदा है होगा। लेकिन अगर ज़्यादा सांस की समस्या है, अस्थमा आपका ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस प्राणायाम को अगर कंटिन्यू करते हैं, यानी समस्या आपको शुरुआत होती है, ऐसे आप अगर शुरू कर देते हैं या नहीं समस्या है आपको, और उससे पहले अगर आप इस प्राणायाम को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये समस्या जो है, अस्थमा जो ऐसी समस्या है, जो एक बहुत ही घातक समस्या है, ये आपको नहीं होगा। दूसरा हमने अभी बताया कि डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। बीपी के लिए, अगर बीपी की भी अगर समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो है। लेकिन एक चीज इसमें विशेष ध्यान देना है कि अगर आपका बीपी लो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हाई है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, तो फिर उस समय आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। क्योंकि अगर इस प्राणायाम को करते हैं, अगर बीपी की समस्या नहीं है तो ना लो होने देगा ना हाई होने देगा। लेकिन अगर हाई हो गया है, अगर आपको समस्या हो गई है, तब अगर आप इसको करते तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए अगर जिस समय आपको बीपी हाई की समस्या है, उस समय आप प्राणायाम ना करें, पहले बीपी को आप मेंटेन करें, उसके बाद में इस प्राणायाम को करें। तो ये जो प्राणायाम है, ये एक अकेला प्राणायाम बहुत सारी ऐसी समस्याओं को दूर करता है। अवसाद के लिए, चिंता के लिए, अगर आपको किसी को जैसे चिंता की समस्या है, यानी मानसिक बीमारियां हैं, उस पर भी आपको बहुत ही फायदा करेगा। इस प्राणायाम से आपके स्किन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है, क्योंकि अगर शरीर में आपके रक्त विकार है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, उसमें आपका फायदा करेगा इस प्राणायाम से। बहुत से लोग देखेंगे कि चेहरे पर काली छाइयाँ या ऐसे काले धब्बे अगर होते हैं, उसमें फायदा करेगा। इन चेहरे में चमक, अगर इसको आप कुछ दिन कंटिन्यू अगर करते हैं तो आपके चेहरे की जो चमक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मतलब चमक आ जाएगी, लाइटिंग आ जाएगी। तो इसलिए ये जो प्राणायाम है, इसको हम कई बीमारियों को देखते हुए इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और जहाँ तक ऐसा कहा गया है कि ये जो प्राणायाम है, अगर किसी को कैंसर की भी अगर समस्या है, अगर इसको कंटिन्यू आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, यानी 24 घंटे में 1 घंटे अगर इस प्राणायाम को करते हैं, अगर 9 महीने तक अगर कंटिन्यू ये कोर्स चलता है, 9 महीने तक अगर कंटिन्यू ये करते हैं, तो कैंसर ऐसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। और यदि नहीं है, तो अगर हम इसको कंटिन्यू अगर करते हैं तो कभी आपको कैंसर ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कैंसर ऐसी बीमारियां अगर हम इस प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं, तो फिर और कौन सी बीमारी बची। तो इसलिए इस प्राणायाम को जरूर करें। ये प्राणायामों में एक विशेष स्थान रखने वाला है, विशेष तरह का ये प्राणायाम है। आप सभी प्राणायाम करिए, लेकिन सभी प्राणायाम करने से पहले इसको ध्यान में रखिए कि इस प्राणायाम को जरूर करना है। अगर और प्राणायाम नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आप अकेले इस प्राणायाम को करके और आप इससे बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। तो इस प्राणायाम का नाम कपालभाति है, इसको करें और इससे अनेकों फायदे हैं, अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो करें योग, रहें निरोग। इस संकल्प के साथ में हम अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें।
जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए जीवित रखने के लिए, अपने जीवन को जीवित रखने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमको मेडिसिन ना लेना पड़े, हमको दवा ना लेना पड़े और हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें अपने योग को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना होगा। तो इसलिए अ, करें योग, रहें निरोग, इस संकल्प के साथ में आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं।